दिवाली रोशनी, मिठाइयों और खुशियों का त्योहार है, लेकिन हर साल इस रोशनी के साथ एक और चीज भी हमारे आसमान में फैल जाती है, धुआं, धुंध और प्रदूषण। इसी वक्त इतना ज्यादा खतरनाक क्यों होता है? तो एयर पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ेगा, स्मॉग और ये फॉग का इशू बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारे हेल्थ और कई सारी समस्याएं सामने आती हैं। तो क्या पटाखे और पराली ही इसका मेन कारण होते हैं कि सर्दियों के आते ये होता है? पराली और पटाखे को ब्लेम करना गलत है। पॉल्यूशन के और दसियों कारण हैं जिनमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं। किन लोगों को ज्यादा खतरा है इस वक्त? बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं। एज अ डॉक्टर, आपके आसपास हवा कितनी खराब है आपके लिए और कितना ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना? तो आपको आउटडोर एक्टिविटीज बंद करनी है। जो भी आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हो, उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको हेल्थ की बेनिफिट कम होगी, नुकसान ज़्यादा है। एक्सरसाइज हमें कोशिश करना कि पूरे साल ही करना चाहिए रेगुलर। ये ना हो कि जब मौसम ख़राब हो रहा हो या हमारी तबीयत ख़राब होने लगी है या कोई हमारा ब्लड रिपोर्ट ख़राब आने लग गया, तब हमने एक्शन लेना शुरू किया। अब पटाखा एक छोटा सा इशू है तो सबका आर्गुमेंट पटाखे पर चला जाता है और फिर एक पराली पर चला जाता है, जो कि कुछ ही दिनों की एक्टिविटी है। पराली जलेगी नहीं, फिर भी हमारी हवा खराब होने के चांसेस है, जैसे आसार दिख रहे हैं। अगर तबीयत खराब हो रही है, जैसा कि आपने कहा सांस उखड़ रही है, इरिटेशन हो रही है, घर में क्या चीजें ऐसी हैं जिसका सेवन किया जा सकता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? कई बार होता क्या है कि आप दुकानों के आगे देखेंगे या मार्केट के आगे देखेंगे, कूड़ा इकट्ठा किया और आग लगा दी। सिंपल है, एक माचिस की तिल्ली से वो अपना उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। तो वो तरीका नहीं अपनाना है। जब भी आपका एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, इंडेक्स अगर बढ़ रही है, मोर देन 150 हो रहा है, 100 से ऊपर जा रहे हैं, तो आपको मास्क पहन के ही बाहर निकलना है। हर साल की तरह इस बार भी सर्दी शुरू होते ही हवा में धुंध घनी होने लगती है। अक्टूबर नवंबर के आते ही दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में स्मॉग सीजन लौट आता है। जब सूरज की रोशनी धुंधली पड़ जाती है, आंखों में जलन और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये अब किसी अचानक आने वाली आपदा की तरह नहीं, बल्कि एक तय सीजन बन चुका है, जैसे गर्मियों में लू और बरसात में बाढ़। दिवाली रोशनी, मिठाइयों और खुशियों का त्योहार है, लेकिन हर साल इस रोशनी के साथ एक और चीज भी हमारे आसमान में फैल जाती है, धुआं, धुंध और प्रदूषण। पटाखों का धुआं, गाड़ियों का उत्सर्जन, खेतों की पराली का धुआं और ठंड की शुरुआत मिलकर बनाते हैं स्मॉग, यानी कि स्मोक और फॉग का खतरनाक मिश्रण। स्मॉग सिर्फ एक मौसमीय घटना नहीं है, बल्कि एक स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है। दिवाली के बाद के दिनों में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर गंभीर स्तर तक पहुंच जाता है और इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है दो वर्गों पर, बच्चों पर और बुजुर्गों पर। बच्चे जिनके फेफड़ों की क्षमता अभी विकसित हो ही रही है और बुजुर्ग जिनका शरीर पहले से ही कई तरह की बीमारियों से जूझ रहा है। इन दोनों के लिए प्रदूषित हवा एक छिपा हुआ खतरा बन चुका है। ऐसे में जरूरी है कि हम दिवाली की खुशियां मनाते हुए अपने और अपने परिवार की सेहत का भी उतना ही ख्याल रखें। कैसे रखें अपनी सांसों को सुरक्षित, क्या खाएं, क्या ना खाएं और कौन सी छोटी छोटी आदतें हमारे शरीर को इस प्रदूषण से बचा सकती हैं, इन्हीं सब सवालों के साथ आज का बतरस। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नंदिता कुडेशिया और मेरे साथ हैं विक्रांत तुंगर जी, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ दयांती आरबी सिंह जी मौजूद हैं, डॉक्टर, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। विक्रांत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये स्मॉग एक बार और बताएं हमारे दर्शकों के लिए क्या होता है और ये इसी वक्त इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है? देखिए, सर्दियों में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है, जैसा आपने जिक्र किया स्मोक का। तो होता क्या है कि पॉल्यूशन जो हमारे एनवायरनमेंट में पूरे साल होता है, सर्दियों में वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है और वो जो पृथ्वी की सतह है या ह्यूमन कांटेक्ट में ज़्यादा दिखाई देता है या हमारे नज़दीक आ जाता है, तो उस वजह से हमें ये ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। तो एयर पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ेगा, स्मॉग और ये फॉग का इशू बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारे हेल्थ और कई सारी समस्याएं सामने आती हैं। अब बात आती है कि ये स्मॉग या फॉग ये सब सर्दियों में क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसकी आपने अभी बात की, जो AQI 0 से 50 के बीच होना चाहिए, वो सर्दियों में कई कारणों से 1000 तक चला जाता है, खासकर दिल्ली NCR में। तो ज़रूरत है कि आपको अगर यहाँ का वातावरण और अगर हेल्थ इमरजेंसी से बाहर आना है तो AQI को 0 से 50 भी नहीं रख सकते, जो कि WHO का स्टैंडर्ड है। कम से कम 100 के आसपास अगर रोका जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम्स शायद सर्दियों में सामने नहीं आएंगी।
तो क्या पटाखे और पराली ही इसका मेन कारण होता है कि सर्दियों के आते ये होता है? नहीं, AQI जो खराब होती है हमारी सर्दियों में सबसे ज़्यादा खराब होती है। लोग इसको सीजनल प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन ये पूरे साल प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। 365 दिनों में मुश्किल से 300 दिन हमारे यहाँ पर हवा सांस लेने लायक होती है। लेकिन पटाखे और पराली ये एक सीजनल एक्टिविटी है। मुश्किल से पटाखे 1-2 दिन जलाए जाते हैं साल में, हो सकता है पूरे साल में मिला के 4-5 दिन न्यू ईयर वगैरह पे। लेकिन पराली की अगर हम बात करें वो 30-40 दिन या कई बार 45 दिन जलाई जाती है। वो मेन रीजन नहीं है, वो बड़े कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं कुछ खास सीजन में, क्योंकि सर्दियों में पराली जलती है, उस दौरान AQI ऑलरेडी ख़राब होती है, मौसम सूटेबल नहीं होता है और दीपावली भी सर्दियों में आती है। तो ये ज़रूर इसको एक तरह से आग में घी का काम करता है, पराली और पटाखे। लेकिन वो मेन रीजन नहीं है। लोकल पॉल्यूशन सोर्सेज जैसे गाड़ियों का प्रदूषण और हम जो कूड़े को जलाकर ख़त्म करते हैं, क्योंकि गाजीपुर जैसे लैंडफिल साइट आज बन गए हैं, पहाड़ बन गए कूड़े के, उनमें क्या होता है, आग लगी रहती है, उसको कई बार बुझाया जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाती। साथ ही साथ ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, तो पराली और पटाखे को ब्लेम करना गलत है। पॉल्यूशन के और दसियों कारण हैं जिनमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम 2 किलोमीटर तक भी गाड़ी लेकर के जाते हैं, जबकि वहाँ हम दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ऑटो या साइकिल या वॉक करके जा सकते हैं। तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो है कहीं ना कहीं उपभोग की जो मानसिकता है, ज़्यादा चीज़ों को कहीं ना कहीं जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो भी प्रदूषण का कारण है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये मौसम वैसे ही बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि चेंज ऑफ सीज़न में हमने देखा है कि लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, लेकिन स्मोक जैसा कि मैंने कहा एक सीज़न अब बन चुका है, किन लोगों को ज़्यादा खतरा है इस वक्त? जैसे कि आपने बोला कि जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिनको ऑलरेडी हार्ट की या लंग्स की बीमारी है, जिनके हार्ट डिजीज़ हैं या लंग्स के अस्थमा है या COPD के लोग हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो जैसा कि उन्होंने बताया कि जो भी एरिया, जो लैंडफिल एरिया है जहाँ पे आग जल रहा है उस एरिया में है, या जहाँ पे ट्रैफिक पोल्यूशन ज़्यादा है, जो उस एरिया में जो नियर बाय सेंटर में रह रहे हैं, तो उनके भी चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। एयर पोल्यूशन जो है उसमें जो भी आपके जो टॉक्सिक गैसेज हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो आपके बॉडी के हर हिस्से को डैमेज करता है। लंग्स और हार्ट को तो करता ही है, पर आपके ब्रेन को भी, ब्लड वेसल्स को भी, किडनी को, हर एक ऑर्गन को डैमेज करता है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, और ख़ास करके विंटर्स में एक तो ठंड की वजह से टेम्परेचर जो डाउन होता है उसकी वजह से, दूसरा जो एयर पॉल्यूशन बढ़ता है उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज जो है बढ़ जाती है। और ख़ास करके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो बोलते हैं कि हार्ट के, ब्लड वेसल्स के और लंग्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, विंटर्स में ज़्यादातर आपको ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे, और इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ जाती है लोगों में। तो जैसे विक्रांत जी ने बताया कि AQI 1000 तक चला जाता है, तो मुझे बताइए कि एज अ डॉक्टर आपके आसपास हवा कितनी ख़राब है आपके लिए और कितना ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना? देखिए, अगर AQI आपको पता है कि ज़्यादा जा रहे हैं, मोर देन 300-400 है, तो आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद करनी है। जो भी आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हो, उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको हेल्थ की बेनिफिट कम होगी, नुकसान ज़्यादा है। दूसरा है कि जो हम घर के जो दरवाजे खिड़कियाँ जो खोल के रखते हैं कि जिससे कि वेंटिलेशन हो, तो अगर आपको पता है कि मौसम बहुत ख़राब है, सूरज की रोशनी नहीं आ रही, सनलाइट नहीं, हफ्ते भर जो है विंटर्स में धूप नहीं होता है, तो आपको अपने विंडोज़, डोर्स जो है क्लोज रखने हैं। घर में अगर आप चाहते हैं कि अगर मौसम बहुत ख़राब है या आपके घर में बुजुर्ग है, बच्चे हैं या हार्ट पेशेंट या लंग्स के डिजीज है, तो आपको यूज़ करना है एयर प्योरीफायर, ख़ास करके जब आप सो रहे हैं। दूसरा है कि इंडोर प्लांट्स के भी आजकल धीरे धीरे कि जो एयर प्योरीफिकेशन में हेल्प करते हैं, तो वो भी हमें घर में लगाना चाहिए। और जो आप एक्टिविटीज़ करो, एक्सरसाइज आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, एक्टिविटी करनी है, पर आप घर में ही करें। योगा है या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है या आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है या मेडिटेशन है, आपको करना है, इंडोर करना है। आउटडोर एक्टिविटीज़ आपको धीरे धीरे विंटर्स में खास करके जिस टाइम आपका AQI इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, उसको अवॉइड करना है। अगर आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही, तो आपको कोशिश करना है कि आप मास्क जो है N95 मास्क जो यूज़ करें, जिससे कि कम से कम आपको एयर पोल्यूशन की वजह से इफेक्ट हो। और कोशिश करें कि अननेसेसरी जो है एक्टिविटी अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग ना करें। जिस टाइम आपका सनलाइट आ जाता है उस टाइम आप जाएं, उस टाइम थोड़ा एयर पोल्यूशन जो है आपके
हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उस टाइम आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़। विक्रांत जी, हर साल ये चर्चा होती है दिवाली से पहले कि पटाखे आने वाले हैं, स्मॉग आने वाला है, पराली भी जल रही है। इसका कुछ निष्कर्ष निकल पाया? आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आप इस एरिया में काम भी करते रहे हैं जी, कुछ समाधान निकाल पाए हैं? देखिए, जहाँ तक एयर पॉल्यूशन के बारे में जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो सख्ती की जा रही है पिछले 10 साल से, पटाखों पर भी बात हो रही है, पराली की भी बात हो रही है। हम लोग भी 2010 से एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर में हमारा जो यूथ का ग्रुप है वो इसके बारे में जागरूकता, या ट्री प्लांटेशन, वाटर बॉडीज़ का रेस्टोरेशन, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये बातें, पॉल्यूशन से जुड़ी बातें हम लोग पीआईएल के माध्यम से या रेड पिटिशन के माध्यम से रखते रहे हैं। तो जहाँ तक उसके रिजल्ट्स की बात है कि क्या आउटपुट आ रही है, तो जैसे पॉल्यूशन के, जैसे मैंने बताया, 10 से ज़्यादा सोर्सेज हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उनमें मेजर पहले 5-10 इश्यूज़ पर गवर्नमेंट एजेंसीज भी काम कर रही हैं, हमारे जैसे जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, और इंडिविजुअल्स भी काम कर रहे हैं। तो जैसे लैंडफिल साइट्स की बात मैम ने भी की, और ये मेजर कंट्रीब्यूटर में आते हैं एयर पोल्यूशन के। तो गाजीपुर लैंडफिल साइट का जो डंप साइट है, उसका साइज़ लगातार कम किया जा रहा है। नोएडा, ग्रेट नोएडा भी वेस्ट के बेहतर निस्तारण की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। साथ ही साथ ग्रीनरी पर काफ़ी जोर किया जा रहा है, तो अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जा रहे हैं। और पटाखे, क्योंकि पटाखे पर ज़्यादा शोर मचता है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, तो चीफ जस्टिस ने भी शायद बयान दिया था कि भाई ये दिल्ली एनसीआर में पटाखे, ग्रीन पटाखे क्यों, पूरे देश में पॉल्यूशन की समस्या है। तो ये भी एक स्टेप है, ये भी एक अच्छा कदम है कि देश भर में इसकी बात हो कि इको फ्रेंडली पटाखों को ही हम प्रायोरिटी दें। तो ग्रीन पटाखे की बात चल रही है, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर ये पटाखे उपयोग होते हैं जो ग्रीन नहीं है वो। जैसा विक्रांत जी कह रहे हैं कि पोल्यूशन कम करने के लिए साल भर मेहनत करनी होगी, इसी तरह से हमें अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए भी मैम साल भर मेहनत करनी पड़ेगी कि एकदम से जब पोल्यूशन बढ़ जाए तो जो मेजर्स हैं वो कम ही काम आएंगे। आप मानती हैं? ये ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्वस्थ हो तभी आप अपना काम सही ढंग से कर पाओगे, चाहे आपके घर के काम है, चाहे आप अपना प्रोफेशनल वर्क है। तो हेल्दी रहने के लिए आपको कुछ बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट। कोशिश करना चाहिए कि हम घर का खाना खाएं और हेल्दी फूड खाएं, उसमें आपका शुगर इंटेक्स जो है वो कम से कम हो। डीप फ्राइड फूड भी हमें अवॉइड करना चाहिए, कभी कभार ओकेज़न में या फेस्टिवल टाइम में आप खा सकते हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंटेक्स क्यों? क्योंकि आपके जो है वो बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल इंटेक्स एंड नट्स का वो करें। दूसरा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमें कोशिश करना कि पूरे साल ही करना चाहिए रेगुलर। ये ना हो कि जब मौसम ख़राब हो रहा हो या हमारी तबीयत ख़राब होने लगी है या कोई हमारा ब्लड रिपोर्ट ख़राब आने लग गया तब हमने एक्शन लेना शुरू किया। तो हमें पूरे साल जो है एक रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। कम से कम कोशिश करना चाहिए कि 5 डेज ए वीक तो करें, और कम से कम आधा घंटा, 30 मिनट्स भी सफिशिएंट आपके लिए। तीसरा है कि आपको वेट कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा ओवरवेट होंगे आपको हेल्थ इश्यूज उतनी ज़्यादा बढ़ेंगे। चौथी चीज़ आती है कि जो आपके बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग है या अल्कोहल इंटेक है। स्मोकिंग तो ज़ीरो होना चाहिए कि स्मोकिंग आपके हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है, लंग्स को भी अफेक्ट करेगा, हार्ट को भी करता है, आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। तो स्मोकिंग तो ज़ीरो होना चाहिए। अल्कोहल इंटेक भी अगर जो ले रहे हैं रेगुलर ना लें, मॉडरेशन में लें और कभी कभार लें। इसके बाद आती है आपकी स्लीप। आज के टाइम में धीरे धीरे लोगों की स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो रही है। लेट नाइट्स होते हैं, मॉर्निंग में लेट उठते हैं, और नींद कम से कम हमें 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप होनी बहुत ज़रूरी है। स्लीप आपके बहुत सारे बॉडी के जो स्ट्रेस हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। जब भी आप बीमार होते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप अच्छी नींद लें, रेस्ट लें, जिससे कि आप जल्दी रिकवर करेंगे। तो अच्छी इम्यूनिटी के लिए आपकी नींद भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ये कुछ चीज़ें थ्रू आउट ईयर करते हैं, उसके बाद भी अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, टाइम पे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बीमारी बहुत एक्सट्रीम बढ़ जाती है, इमरजेंसी कंडीशन में आप जाते हो, तो एक तो आपका हॉस्पिटल स्टे बढ़ता है, दूसरा है कि आपके कॉस्ट भी बढ़ते हैं, हॉस्पिटल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हमें कोई सिम्टम्स हुआ
तो हमें अर्ली चेकअप के लिए जाना चाहिए, अर्ली रूटीन चेकअप हो, जिससे कि आदमी ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट हो जाए और आप इमरजेंसी कंडीशन से बच जाए। तो मेरा अगला सवाल मैम इसी से रिलेटेड है कि स्मॉग वाली समस्या अब जो आ रही है, आने वाली है, बढ़ेगी, इस समस्या में क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो अलार्मिंग हैं और इस समय तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए? स्मॉग की वजह से बेसिकली क्या है कि जब आप इनहेल करते हो, जब सांस लेते हो, तो ऑक्सीजन के साथ साथ आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो फाइन पार्टिकल्स, वो भी जाते हैं लंग्स में, तो आपके लंग्स के जो एयरवेज हैं उसको इरिटेट करते हैं। इरिटेशन की वजह से क्या होगी, आपको खांसी आने लगती है, बहुत विग्रस अगर खांसी आ रही है, वो ठीक नहीं हो रही, या सांस में सीटी जैसी आवाज़ें बनने लगी, वीजिंग जिसको बोलते हैं, या बहुत कंटिन्यूस आपको कॉफिंग है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। या आप देखते हो कि आपका ऑक्सीजन लेवल डिप हो रहा है चेस्ट की वजह से, या आपको कोई चेस्ट टाइटनेस वगैरह हो रही है, चेस्ट पेन, चेस्ट हैवीनेस जैसा है, या आपने मॉनिटर किया आपका ब्लड प्रेशर का नंबर बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, कि जिससे कि टाइमली जो है उसको ट्रीट किया जा सके। और ज़्यादातर जिनको ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या लंग्स के इश्यूज़ हैं, जो अस्थमा के हैं या COPD के हैं, उनमें अगर ऐसा है तो उनको टाइमली दिखाना है। कि कभी कभी आपके एयर पोल्यूशन की वजह से, एक तो इरिटेशन की वजह से है, दूसरा है कि बार बार कॉफिंग वगैरह हो तो आपके चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह भी अगर है तो आपको प्रेसिपिटेट कर देता है इलनेसेस को। तो इसलिए उसको टाइमली कंट्रोल करना जरूरी है, टाइमली डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। विक्रांत जी, जैसे कि हमने बात किया कि ऑल द ईयर राउंड हमें अपने एनवायरनमेंट को लेके बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। ग्रीन पटाखों की आपने बात करी, वो इतना यूज में नहीं आता है, हालांकि स्कूल अपने लेवल पे कर रहे हैं। मेरा भी 8 साल का बेटा है और वो घर आके बोलता है कि नहीं पटाखे नहीं जलाने, लेकिन वापस एक माहौल बन जाता है कि दिवाली का सेलिब्रेशन ही हमारे सालों से चला आ रहा है। तो स्कूलों में क्या ये भी बताना चाहिए कि आपको लगता है स्कूल लेवल से ही ये इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए कि क्लीन एयर अवेयरनेस के बारे में एक ड्राइव शुरू करनी चाहिए और सरकार को इसमें काफी कार्यरत होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए स्कूल्स में एनवायरनमेंट को लेकर के अवेयरनेस पे अभी काफ़ी सेशन हो रहे हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी एनवायरनमेंट और वाटर को लेकर के अलग से पूरा एक तरह से फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है, जिसके इम्पैक्ट्स अब आने शुरू हो गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले भी लगातार एनवायरनमेंट और वाटर को लेके अवेयरनेस स्कूल लेवल पर की जा रही है, जिसका इम्पैक्ट ही हम देखते हैं कि आज बच्चे पटाखों की तरफ उतने ललायित नहीं होते जो 90 के 80 के दौर में होता था। तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। बट फिर भी आप देखेंगे पिछली दिवाली पर खूब पटाखे उपयोग हुए, बड़े स्केल पर हुए, लेकिन एक तबका है जो इसको थोड़ा सा इमोशन से जोड़ लेता है और थोड़ा सा उसको कई बार धार्मिक रूप भी दे दिया जाता है कि भाई एक फेस्टिवल है तो उसको तो सेलिब्रेट किया जाएगा। तो उनका कहना भी अपनी जगह ठीक है। मिडिल क्लास हमारे यहाँ पर बड़े पैमाने पर आबादी है और कुछ ही मौके होते हैं जब सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। आदमी के जीवन में तमाम संघर्ष हैं, स्टूडेंट्स का अपना एक संघर्ष है। ऐसे में एक दिवाली आती है या न्यू ईयर आया तो लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आजकल पिछले 50-60-100 सालों में पटाखे एक सेलिब्रेशन का अलग तरीका है। और ग्रीन पटाखों की जहाँ तक बात है, ग्रीन पटाखे इतने इफेक्टिव भी नहीं है। उनको लोग, उनमें ना तो ज़्यादा शोर होता है, ना ही उनसे कोई बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा कोई चमक आती है। हाँ, धुआं कम होता है, इसलिए सरकार उसको प्रमोट कर रही है। जो हमारी साइंटिफिक एजेंसीज हैं उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, IITs भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनमें धुआं कम होता है और हार्मफुल केमिकल्स और ये सब बारूद वगैरह कम उपयोग होता है, इसलिए उनको ग्रीन पटाखा कहते हैं। शोर भी उनमें कम होता है, लेकिन उसमें लोगों को इतना आनंद नहीं आता, उतना ऐसा फील ही नहीं होता कि हम पटाखे चला रहे हैं। वो बच्चों के लिए तो ठीक है, पर जो बड़े लोग हैं, यंग लोग हैं, उनको भी तो पटाखे या शोर करना है। कहने का मतलब ये है कि इसको आप बैन ना करें, इसका एक अच्छा विकल्प ढूंढें और उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें कि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन और ये कम कैसे किया जाए। देखिए, जहाँ तक एयर पॉल्यूशन, पहले तो हमें अपने मेन विषय पर रहना है। हमें मतलब गवर्नमेंट या आम लोगों को मेन विषय क्या है हमारा? एयर क्वालिटी खराब हो रही है। एयर क्वालिटी के जैसे बताया कि कई दर्जन कारण हैं, 10 मेजर कारण है, उसके अलावा 50 कारण निकल जाएंगे। तो हम मेन इशू पर क्यों नहीं रहते? हम बार बार पटाखा एक छोटा सा इशू है तो सबका आर्गुमेंट पटाखे पर चला जाता है और फिर एक पराली पर चला जाता है, जो कि कुछ ही दिनों की एक्टिविटी है। पराली का मुद्दा हमने ही उठाया था 2010-11 में, जैसे मैंने बताया। पराली भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जैसे इस बार आप देखिए बाढ़ आई है पंजाब में, हरियाणा में भी कुछ हिस्सों में पराली नहीं जलेगी इस बार इतनी, क्योंकि पैदावार नहीं, सारी फसल खराब हो गई है। क्या इस बार हवा साफ रहेगी?
पराली जलेगी नहीं, फिर भी हमारी हवा खराब होने के चांसेस है, जैसे आसार दिख रहे हैं। तो बात यही है, हमारी जो डिबेट है, जो हमारे एफर्ट हैं गवर्नमेंट के लेवल पर, आम लोगों के लेवल पर, वो एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए होने चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, घर के कुछ नुस्खे, अगर तबीयत खराब हो रही है, जैसा कि आपने कहा सांस उखड़ रही है, इरिटेशन हो रही है, घर में क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसका सेवन किया जा सकता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? और फिर ये बताइए कि अगर तबीयत खराब होती है तो घर की किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो डाइट है आपकी, कि आप हेल्दी डाइट लें और घर का ही खाना खाएं और फ्रेश मील खाएं। अगर जैसे ब्रेकफास्ट में बना तो ब्रेकफास्ट में लेना, लंच का टाइम लें, मतलब आपको जो है आज का खाना दूसरे दिन कोशिश करना चाहिए कि अवॉइड करें। दूसरा है कि अगर आपको कफ कोल्ड स्टार्ट हुआ है तो आपको अर्ली जो है गार्गल, स्टीम है, पहले वो हमें करके देखना चाहिए। और आपकी थोड़ी सी ल्यूक वार्म जो फूड आपके मील्स हैं या ल्यूक वार्म वाटर है या मिल्क है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो नॉर्मली जो ऐसे भी आपको थ्रोट इरिटेशन वगैरह स्टार्ट होता है, ज़्यादातर इस एक्टिविटी से आपकी ठीक हो जाती है। दूसरा है कि डाइट में जो विटामिन सी रिच जो आपके सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं, या विंटर्स में आपका आंवला भी आ जाता है, तो विटामिन सी भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो डाइट में आपको जो है ना कोशिश करना है कि फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, जो सूप्स हैं, ल्यूकवार्म वाटर वगैरह है, या ल्यूकवार्म आपका जो ग्रीन टी या लेमन टी वगैरह भी जो है वो आपको सूदिंग इफेक्ट देता है। जिनको डायबिटीज़ नहीं, वो हनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं ल्यूकवार्म वाटर में। तो वो आपको जो थ्रोट इरिटेशन है उसमें काफ़ी हद तक वो हेल्प करता है। इसके बावजूद भी अगर ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं, या घर में आपको कोई बुजुर्ग हैं, या जो मतलब लंग्स के पेशेंट हैं जिनको अस्थमा या COPD है, तो एडवाइस होता है कि आप घर में नेबुलाइजर रखिए, कि जिससे कि अगर आपको ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो आप पहले नेबुलाइज कर लीजिए। उनको पहले से एडवाइस दिया था कि आप ये कुछ मेडिसिन हैं जो ब्रोंकोडायलेटर्स या इन्फ्लेमेशंस कम करते हैं, वो आपको घर में रखना है। या कुछ जिनको क्रॉनिक लंग्स डिजीजेज हैं, जिनकी ऑक्सीजन डिप होती है, तो उनकी भी रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, इसके लिए उनको एडवाइस होता है कि आप घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है या बाइपैप सपोर्ट है वो रखना है, जिससे कि आपका फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा आते हैं जैसे कुछ जो हार्ट के पेशेंट वगैरह हैं, उन्हें विंटर्स में खास करके आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करना है। कि जब आप एक्सट्रीम टेम्परेचर में जाते हो, अर्ली मॉर्निंग जाते हो, तो ब्लड वेसल्स आपके सिकुड़ते हैं, वैसी सांस की नली भी सिकुड़ती है, तो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। तो आपको कोशिश करना है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ कम कर लें। पर जैसे घर की चीज़ें हैं, हम कहते हैं कि हमारी स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। स्पाइसेस हाँ, आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हल्दी है, और विंटर्स में आप जैसे जो जिनको मिल्क सूट करता है, तो आप दूध में चुटकी भर हल्दी है, थोड़ा सा वो आपका ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर भी आपके थ्रोट को सूदिंग इफेक्ट देता है, तो वो है आपकी स्पाइसेस में। कुछ आपके जो गरम मसाले वगैरह हैं, जैसे आपके सिनेमन्स हैं, दालचीनी है, वो आप उसकी चाय पी सकते हो, या ज़्यादा होता है तो काढ़ा ले सकते हो, जिसमें आपके जो कुछ स्पाइसेस हैं, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, तो ये बेसिकली आपके थ्रोट इरिटेशन को कम करता है। थ्रोट इरिटेशन को कम करेगा और जो आपको ठंड से बचाने में मदद करता है। जो हम ड्राई फ्रूट्स के जो हम बोलते हैं कि लड्डू खाओ आप, है ना, जो गोंद के लड्डू वगैरह, बेसिक क्या करता है कि आपको बॉडी को वार्म करता है ड्राई फ्रूट्स जो है, तो आपको ठंड से बचाने में मदद करता है। दूसरा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो आप इस तरह के डाइट्स जो है ले सकते हैं, पर हमेशा कोशिश होना चाहिए कि होम कुक्ड फूड खाएं और फ्रेश मील लें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। विक्रांत जी, हमने कहा कि सरकार के एफर्ट्स की हमने बात की, और छोटे लेवल पे आते हैं, स्कूल और सोसाइटी लेवल पर क्या किया जा सकता है? मैं वापस इसी सीजन की बात करूंगी, वैसे तो साल भर करना चाहिए जैसा आपने कहा, लेकिन इस सीजन के आते ही स्कूल, सोसाइटी और घर लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन स्कूल, सोसाइटी और इंडिविजुअल लेवल पर ही हो सकता है। सरकार की भी एक लिमिटेशन है, उनके पास तमाम वेलफेयर स्कीम्स, तमाम पॉलिसीज़, बहुत काम होता है। आम आदमी अगर इसमें आ जाए, और आम आदमी को कंट्रीब्यूशन इसको बहुत जो 10 सालों में जो काम होगा वो 3 या 4 साल में हो सकता है, अगर आम आदमी इसमें सामने आ जाए। तो इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आम आदमी इसमें कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आम आदमी, जैसा पीछे भी जिक्र आया कि लाइफस्टाइल ऐसा रखें, जैसा मैम ने भी जिक्र किया कि लाइफस्टाइल हमारा बहुत मैटर करता है, हमारी पर्सनल हेल्थ के लिए भी और हमारे आउटडोर एनवायरनमेंट के लिए भी। तो लाइफस्टाइल हमारा बेहतर हो,
सबसे पहले आपके ऊपर एयर पॉल्यूशन तो आए लेकिन उसका इम्पैक्ट कम हो, तो आप लाइफस्टाइल बेहतर रखेंगे तो हॉस्पिटल के ऊपर लोड कम होगा, डॉक्टर्स के ऊपर लोड कम होगा। सरकारी हॉस्पिटल्स में भी लोग जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं जो अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं। अगर हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं रख रहे हैं, उधर एयर पॉल्यूशन आ गया सर्दियों में, तो ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो देसी नुस्खे अपनाते रहें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ डॉक्टर को समय से दिखाते रहें। तो ये तो एक भूमिका ये हो जाती है आम लोगों की। दूसरा, स्कूल्स की जहाँ तक बात है, स्कूल इन दिनों बंद हो जाते हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। उन्हें सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, बच्चों को बुरा लगता है कि वो अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, अपने टीचर से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, अपना इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन स्क्रीन पर बैठ करके वो बेचारे क्लासेस लेते हैं। तो उनको हमसे सभी और एज ग्रुप से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो स्कूल्स खुद चाहते हैं कि विंटर्स में एयर पॉल्यूशन की वजह से स्कूल बंद ना करना पड़े, तो वो लोग इसके बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं, जैसा पहले जिक्र आया। पर उनको और एफर्ट लगाने होंगे कि सोसाइटी में जाकर के भी स्टूडेंट्स विद इन द स्कूल जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, एनवायरनमेंट डे के अवसर पर या वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके साथ साथ अब स्कूल्स को, कॉलेजेस को, स्टूडेंट्स को सोसाइटी में जाना है, जहाँ किसान भाइयों से बात करनी है, पराली के बारे में उन्हें सॉल्यूशंस दें, उनकी हेल्प करें। इसके अलावा जहाँ वाटर का पॉल्यूशन है वहाँ पर जाएं। वाटर बॉडीज़ हमारी जो हिंडन रिवर है, नोएडा गेट नोएडा की बात करें, यमुना रिवर है दिल्ली से निकलती है, तो इसमें अपनी एक्सपर्टाइज दें, अपनी नॉलेज दें। या अभी उनको इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है तो IIT से या जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडर हैं, आम आदमी हैं, तो इन सबको मिला करके सोसाइटी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में स्कूल्स और कॉलेजेस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अब बात आती है आम आदमी की। आम आदमी में जो वो तबका है जो सीधे आउटडोर रहता है, जो पूरे समय बाहर होता है, जैसे रेहड़ी पटरी या रिक्शे वाले भाई हो गए, ऑटो चलाने वाले, ये हमेशा खुले एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनको एनवायरनमेंट सब ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? कई बार होता क्या है कि आप दुकानों के आगे देखेंगे या मार्केट के आगे देखेंगे, कूड़ा इकट्ठा किया और आग लगा दी। सिंपल है, एक माचिस की तिल्ली से वो अपना उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। तो वो तरीका नहीं अपनाना है। हमें प्रॉपर डस्टबिन में कूड़ा डालना है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी की ओर से जो वैन आती है उनको कूड़ा देना है। अगर नहीं आ रही है वैन या कोई टेम्पो नहीं आ रहा है कूड़ा उठाने के लिए, तो हम अपने पॉलिटिकल बॉसेस या म्यूनिसिपल अथॉरिटी से बात कर सकते हैं, नोएडा अथॉरिटी या MCD हो गई दिल्ली में। तो कहने का मतलब है जो आप कूड़ा जलाकर ख़त्म करने की जो हमारी आदत है, ये हमें त्यागनी होगी। तो हर एक लेवल पर सोसाइटी के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लें, कदम उठाएं। उनके कदम उठाने से ये एयर पॉल्यूशन की समस्या जो हमारी अगली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, आज की पीढ़ी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है, उसको वो कम कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि जिनको ऑलरेडी अस्थमा है या लंग्स से जुड़ी कोई बीमारी है या हार्ट की बीमारी है और बाहर जाना पड़ा है, जैसे आपने कहा कुछ लोग हैं जो डेली बेसिस पे बाहर निकलते हैं, कमाते हैं, ऑफिस के लिए भी निकलते हैं, उन्हें अपने पास इमिडिएटली राहत के लिए क्या रखना चाहिए जिससे कभी भी इरिटेशन होने पर वो तुरंत अपनी सहायता कर सके? जब भी आपका एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, इंडेक्स अगर बढ़ रही है, मोर देन 150 हो रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है, तो आपको मास्क पहन के ही बाहर निकलना है। N95 मास्क पहन के निकलें। जो एस्थमेटिक हैं उन्हें कुछ इन्हेलर्स दिए रहते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स। अगर उनको सडनली सांस फूलने लग गई या बहुत विगरस कॉफिंग होने लग गई है तो इन्हेलर का इस्तेमाल करें। कुछ थ्रोट इरिटेंट्स लॉजेंस आते हैं, वो अपने बैग में ज़रूर रखें। तो अपने मेडिकेशंस जो है वो घर में रखने के साथ साथ अपने कैरी भी ज़रूर करें। कुछ मेडिकेशन उनके पास हमेशा इमरजेंसी मेडिसिन होनी चाहिए। वैसे ही जो हार्ट के पेशेंट हैं, अगर उन्हें कोई चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है तो उनके लिए भी 2 इमरजेंसी मेडिसिन, एक होती है डिस्प्रिन जो खून पतला करने की मदद करता है, दूसरा होता है सॉर्बिट्रेट जो आपके चेस्ट पेन में रिलीफ देता है। तो ये उनके बैग में ये दवाइयाँ होनी ज़रूरी है। अगर आपको कोई चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा, एक डिस्प्रिन की गोली च्यू करनी है, उसको चबा लेना है, जिससे उसका असर जो है इमीडिएट हो जाता है। विद इन 10-15 मिनट्स में उसका असर दिखने लगता है। जिनको हार्ट की तकलीफ है, जिनको हार्ट के, जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं, जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, जिन्हें बीच बीच में तेज़ चलने पे या कुछ एंजाइना पेन होता है, उनको अपने पास डिस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्रिन को च्यू करना है और सॉर्बिट्रेट की आधी गोली जीभ के नीचे रखना है, जिससे कि आपको टाइम मिल जाता है
जो आप नियर बाई सेंटर में जा करके फिर अपना मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। जो एस्थमेटिक है उनको इन्हेलर कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सडनली सांस फूलने लग जाती है तो आप जब भी इन्हेलर इस्तेमाल करते हो तो आपका सप्रेस्ड हो जाता है, आपकी खांसी बंद हो जाती है, जो आपको ब्रोंकोस्पाज्म या वीजिंग साउंड्स है उसमें रिलीफ हो जाता है। सर हमने बात करी कि पेड़ उगाना सबसे आसान और सबसे किफ़ायती तरीका है जिससे हम अभी और आगे जाके अपना एनवायरनमेंट अच्छा रख सकें। मुझे बताइए घर में कौन कौन से प्लांट्स रखे जाने चाहिए या रखने चाहिए हमें, जिससे अभी नेचुरल एयर प्योरीफायर भी मिले, ग्रीनरी भी रहे और आगे भी मदद मिले। देखिए, जहाँ तक इंडोर एयर क्वालिटी को बेहतर करने की बात है, क्योंकि हम ज़्यादातर समय अंदर गुजारते हैं ऑफिस में या अपने घर पर, तो ज़्यादातर घंटे हम अंदर है, तो हमारे घर की हवा कितनी साफ़ है इसकी भी आजकल बात हो रही है। इस पर भी गवर्नमेंट रिसर्च करा रही है कि इंडोर एयर क्वालिटी को कैसे बेहतर रखा जाए। कुछ लोग इसमें पहले से ही जागरूक हैं, जिनको इसकी जानकारी है वो एहतियात बरत रहे हैं। तो जैसा आपने जिक्र किया प्लांट, 10 से ज़्यादा प्लांट्स की ऐसी लिस्ट हैं जो इंडियन क्लाइमेट में, खासकर उत्तर भारत में, एयर क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। वो डोमेन थोड़ा दूसरा हो जाता है। हम लोग लॉ, पॉलिसी और वाटर और इन सब पे ज़्यादा जाते हैं। तो उसकी लिस्ट हमारे एक साथी हैं सचिन पवार जी, जो इंडोर एयर क्वालिटी में एक्सपर्ट हैं, उनका स्पेशलाइजेशन है इसमें। तो हम उनके साथ मिलकर के लोगों को जागरूक करते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स आप लगा सकते हैं अंदर। और कुछ लोगों को पहले से ही आदत है, जैसे मनी प्लांट लोग लगाते हैं, उसका भी बेनिफिट होता है। कई ऐसे प्लांट हैं जो भारत के कल्चर में है, इंडोर उन्हें लगाना ही होता, उन्हें नहीं पता था कि इससे एयर क्वालिटी भी बेहतर होती है। तो वो प्लांट्स जो हैं उनके नाम, उनके लिस्ट एक्सपर्ट्स के थ्रू या गूगल सर्च में भी या चैट जीपीटी पर आप आसानी से ले सकते हैं। लिस्ट आने के बाद आप एक्सपर्ट से और ओपिनियन ले लें, कुछ डॉक्टर्स भी इसमें सजेस्ट कर सकते हैं, तो अच्छा होगा। ऐसा ना हो कि हमने कोई ऐसा प्लांट लगा लिया जिससे हमारे यहाँ पे एयर क्वालिटी अच्छी होने के बजाय और कुछ नुकसान हो रहा है या कुछ कीड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है वो प्लांट, तो और प्रॉब्लम हो। तो अल्टीमेटली एयर क्वालिटी, जो इंडोर एयर क्वालिटी, उसको भी बेहतर करना है हमें। बट उसके साथ साथ जो आपने प्लांटेशन की बात की, ट्री प्लांटेशन की, अपने बाहर के एनवायरनमेंट में, अपनी कॉलोनी में, स्कूल के आसपास अगर जगह है या विद इन स्कूल अगर स्पेस अवेलेबल है ग्रीनरी के लिए, वहाँ पर हम नेटिव प्लांट्स लगाएं। नेटिव प्लांट्स से ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑर्नामेंटल जो हम आजकल बोतल पाम और ये सब, उनके खिलाफ नहीं है हम लोग, लेकिन बोतल पाम से आपको ना तो कोई ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, ना वो आपकी सॉइल को बेहतर करेगा, ना उस पर कोई बर्ड घोंसला बनाने के लिए आएगी, बहुत रेयरली कोई बर्ड दिखेगी। तो ऐसे प्लांट्स को प्रमोट करें। आउटडोर एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो देसी प्रजाति के हैं। देसी प्रजाति मतलब हर क्लाइमेट कंडीशन में, हर ज्योग्राफिकल एरिया में देसी प्रजातियाँ बदल जाती हैं। उत्तर भारत में या साउथ में आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ कुछ वैरायटी हैं जो ज़्यादा अच्छे से चल पाएंगी। तो अल्टीमेटली अगर मैं एनसीआर की बात करूँ, दिल्ली एनसीआर, तो यहाँ पर नीम, बड़, पीपल, पिलखन, इस तरह के, जामुन, सहसूत, इस तरह के देसी पौधे लगाएं जो एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट देंगे, एयर क्वालिटी को भी बेहतर करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे वो, तभी हमारी हवा बेहतर होगी। क्योंकि एयर में जो पॉल्यूशन है उसको तो हम कंट्रोल कुछ सालों में कर पाएंगे अगर सरकार और आम लोग ऐसे ही काम करते रहे। बट एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जा रहा है, उसको आप कैसे लेकर के आएंगे वापस? क्योंकि ग्रीनरी आप देख रहे हैं, लैंड यूज लगातार चेंज हो रहा है। जो खेती की ज़मीनें थी वो अब कंक्रीट के जंगल में बदल रही है, अर्बन हीट डेवलप हो रही है। तो ऐसे में ऑक्सीजन के लेवल को वापस लाना एक चुनौती है, बेहतर ऑक्सीजन का लेवल मिले लोगों को। दूसरी चुनौती है एयर क्वालिटी में जो इम्प्योरिटीज है, जो पॉल्यूशन है, वो हो गया। तो इन दोनों मोर्चों पर काम करना होगा। तो उसमें प्लांटेशन का जो आपने सुझाव दिया, साथ ही साथ मैं ऐड करना चाहूँगा उसमें वाटर बॉडीज जो थी हमारी, जो छोटे छोटे पोखर, तालाब जो हमारे थे, वो भी हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर करने में हेल्प करते हैं। तो उन वाटर बॉडीज़ को भी वापस रिस्टोर करना है। मैम, ये बताइए मुझे कि आजकल कौन सी और बीमारियां हैं जिनसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए? क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, चेंज ऑफ सीजन है, तो किन और बीमारियों से लोगों को सतर्क रहना चाहिए, उनके सिम्टम्स भी बता दीजिए। विंटर्स में ज़्यादातर तो 3 जो आपके ऑर्गन से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, एक लंग है, हार्ट है एंड ब्रेन है। विंटर्स में टेम्परेचर डिप होने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिसकी वजह से आप ब्रेन स्ट्रोक के केसेस जो है बढ़ जाते हैं, और ख़ास करके जो एल्डरली पॉपुलेशन है। दूसरा है लंग्स की एक तो जो स्मोक, फॉग हुआ, और टेम्परेचर जो कम हुआ टेम्परेचर, उसकी वजह से भी आपके लंग इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, निमोनिया के केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन सीजन्स में वायरल इन्फेक्शंस जो है वो बढ़ जाती है।
और जिनको ऑलरेडी अस्थमा या सीओपीडी है उनमें चांसेस होने के मतलब लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन न्यूमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरे हैं हार्ट के पेशेंट। हार्ट अटैक हार्ट फेलियर के केसेस भी आपके विंटर्स में बढ़ जाते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल था समर्स में, विंटर आते ही उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लग जाता है। बहुत बार जैसे समर आएगा बीपी की मेडिसिन कम हो जाती है, विंटर्स में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है लोगों की। तो मेनली जो आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है, आपकी हार्ट हो गई, ब्लड वेसल्स हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, इनके केसेस हमेशा विंटर्स में बढ़ जाते हैं। जो भी एडवांस एज के लोग हैं या जिनको भी लंग्स और हार्ट डिजीजेज हैं, उनको हमेशा एडवाइस किया जाता है वैक्सीन के लिए। जैसे ही आपका अक्टूबर का मंथ आता है, उनको कुछ वैक्सीन जो है जिससे कि उनमें न्यूमोनिया होने के चांसेस जो है कम हो जाए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, दूसरा न्यूमोकोकल वैक्सीन है। ये उनको एडवाइस किया जाता है कि जैसे ही आपका दीपावली से पहले, दुर्गा पूजा के बाद ये वैक्सीन आप लगवा लीजिए, जिससे कि आपको न्यूमोनिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपको इमरजेंसी कंडीशंस जो है, कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क जो है वो बढ़ जाएंगे। दूसरा है कि इन लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए मना किया जाता है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं जाएं, घर में ही रहें। घर में भी रहते हैं तो एयर प्यूरीफायर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इंडोर प्लांट्स की बात हुई, वो तो भी इस्तेमाल होना चाहिए। और डाइट की तो ऑलरेडी है कि आपको डाइट पे ध्यान रखना ही है, स्लीप का भी ध्यान रखना है। तो खास करके ये वाले जो ग्रुप हैं, इनको विंटर्स में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आप अपना ध्यान रखिए, दिवाली एंजॉय करिए। आज का बतरस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद।